हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 29th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज बैक बॉन्डिंग। ना अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहां पे हमने बॉन्ड एंगल टॉपिक स्टार्ट किया था और उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग फिफ्थ एंड द लास्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज बैक बॉन्डिंग। ना अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ना प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हमेशा बॉन्ड एंगल को अफेक्ट नहीं करता है। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करिए, इट मे और मे नॉट अफेक्ट दी बॉन्ड एंगल इन द कंपाउंड। सेकंड हमने डिस्कस किया था प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो रिपल्शन होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रल एटम सेम रखे और सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है विद द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, I'll repeat, सेंट्रल एटम डिफरेंट है विद द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। बट देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम NH3 to PS3, same way H2O to H2S. This drastic change in the bond angle cannot be explained with the help of VS-EPR theory। और इस वजह से हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, यस कौन सा रूल? यस, यू गॉट इट करेक्ट, दैट इज ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल में हमने देखा था कि अगर हम बात करें PH3 की या फिर H2S की तो उसका स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड से बिलोंग करता है, आई रिपीट, अगर सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड से बिलोंग करता है और सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम है तो ऐसे कंपाउंड्स में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जैसे PH3 वाज द बेस्ट एग्जांपल, उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है और उसमें बॉन्ड एंगल हमने देखा था 94 डिग्रीज था। ना स्टूडेंट्स, PH3 के अंदर नो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे वो PH3 जो है वो बेस के काम नहीं कर सकता, पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता है, अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ना स्टूडेंट्स, एक फैक्टर अभी भी हमारा बच जाता है, दैट इज बैक बॉन्डिंग। ना बैक बॉन्डिंग जो है इसको मैं अलग से अलग लेक्चर क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एट द सेम टाइम बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर हम लोग इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग में बॉन्ड एंगल में चारों पॉइंट के साथ डिस्कस करते हैं तो वीडियो लगभग 2 घंटे का हो जाता है। तो इस वजह से आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बैक बॉन्डिंग सिखाऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार देखे गए। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। नाम से ही पता चल रहा है एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना होगा, एक और बैक बॉन्ड बनेगा, उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। So what is the basic definition of back bonding? It is a transfer of lone pair from filled shell of an atom to the unfilled shell of adjacent bonded atom। मतलब दो एटम्स बॉन्डेड होंगे, एक के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको ये दे सकता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ, ऑलरेडी एक बॉन्ड तो है ही है, एक बॉन्ड तो है ही है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो भी कौन से टाइप का? पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, वो होता क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। I'll repeat the statement, don't worry, अभी तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन बोला है, आगे बहुत डिटेल में पूरे टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग बैक बॉन्डिंग ही डिस्कस करना है। तो रिलैक्स एंड लिसन टू द स्टेटमेंट्स करेक्टली। ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम filled shell of an atom to the unfilled shell of adjacent bonded atom। So kind of what bond it is? It is a kind of pi bond only। ये भी एक टाइप का कौन सा बॉन्ड है बच्चों? पाई बॉन्ड ही है। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। सो जो डोनर एटम होगा, डोनर एटम, उसके पास में जनरली क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। एंड जनरली वो कौन से पीरियड का होता है? सेकेंड पीरियड का होता है। जनरली सेकेंड पीरियड, जनरली कौन से पीरियड का होता है? सेकेंड पीरियड का होता है। जैसे कि यू कैन कंसिडर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सेकेंड पीरियड विथ लोन पेयर होना चाहिए। तो अभी कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर वो कार्बोनाइल होगा तो ही वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। समटाइम्स, कभी कभी आपको क्लोरीन भी देखने को मिल सकता है, ब्रोमीन भी देखने को मिल सकता है, आयोडीन भी देखने को मिल सकता है, फॉस्फोरस, सल्फर कैन ऑल्सो एक्ट एज डैश एटम डोनर एटम्स। ये लोग भी डोनर एटम का काम कर सकते हैं। जनरली जो एक्सेप्टर एटम होगा, एक्सेप्टर एटम जो होगा वो या तो सेकेंड पीरियड का होगा और थर्ड पीरियड का, कुछ भी हो सकता है।
सेकेंड पीरियड का भी एलिमेंट हो सकता है और थर्ड पीरियड का भी एलिमेंट हो सकता है। सो व्हाट इज स्टूडेंट्स बैक बॉन्डिंग? बेसिकली जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हार्डली 1% भी नहीं बताया मैंने, आगे बहुत डिटेल में आने वाला है। एक बार डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड शेल ऑफ द एटम टू द अनफील्ड शेल ऑफ अन एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। मतलब ऑलरेडी बॉन्ड तो है ही है, ठीक है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनने वाला है, इट इज काइंड ऑफ अ डैश बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। डोनर एटम जनरली सेकंड पीरियड का ही होता है, बट समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस थर्ड पीरियड एलिमेंट और हायर पीरियड एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। एक्सेप्टर एटम जो होगा जनरली वो कौन सा होगा? सेकंड या थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोरीन एज द डोनर एटम, अगर हम बात करें फ्लोरीन एज द डोनर एटम, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन आल्सो एज द डोनर एटम, ब्रोमीन एज द डोनर एटम, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोरीन एज द डैश एटम, डोनर एटम। तो यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें, इन केस ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे BF3 की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना सब लोग। अगर मैं बात करूं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरॉन होगा sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू बी ट्रायंगुलर प्लेनार लाइक दिस, इस तरीके से होगा, बराबर है। दिस इज BF3। अगर हम बात करें तो इस फ्लोरीन पे हर एक के ऊपर कितने कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब 3 लोन पेयर्स आते हैं। एकदम तसल्ली से सुनना बच्चों, एक एग्जांपल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैन वी से यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम है, इट बिलोंग्स टू विच पीरियड? सेकेंड पीरियड, और इसके पास में लोन पेयर भी है। बट एट द सेम टाइम बोरॉन जो है, इसका बेचारे का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। याद है, पता है हमने ये पढ़ा था ऑक्टेट रूल में, ये इसका ड्रॉबैक था, किसका? ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो बोरॉन के देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। क्या है? 2p1 है, देखो ना, 2 2 4 + 1 5। तो यहाँ पे 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, किसमें? 2py में। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद ये पिक्चर इस तरीके से दिखेगा। ये कौन सा स्टेट था, याद है हमको? यस, इट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक्साइटेड स्टेट में मुझे बताओ 2s क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड 2p क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये वेकेंट ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ? वेकेंट pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है? वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे देखने जाए तो s का एक p के 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp2 है। sp2 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ना। अगर हम बात करें बोरॉन के पास में, तो बोरॉन के पास में कौन सा वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा है? 2pz ऑर्बिटल क्या है? खाली पड़ा हुआ है। तो अगर इसके पास में 2pz ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, अगर इसके पास में 2pz ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लोरीन है विथ 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वाले बोरॉन के पास में, इस वाले बोरॉन के पास में ये वेकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? pz ऑर्बिटल है, वेकेंट pz ऑर्बिटल है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैं समझाने के लिए, ये जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास में भी अगर हम लोग चाहे तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल शो कर सकते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? क्या? 2pz ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने 4 है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला कौन सा है? ये भी 2p ऑर्बिटल है, और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ से ये वाला, ध्यान से देखना स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड शेल, ये फील्ड है कि अनफील्ड है? फील्ड शेल ऑफ एन एटम टू द अनफील्ड शेल, अनफील्ड शेल है ऑफ एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। इसके साथ ऑलरेडी बॉन्ड तो बना हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें बैक बॉन्डिंग करवाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स इसके साथ में ओवरलैप होगा।
ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। और इससे जो नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो किस तरीके का जनरेट होगा, यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा सेंटर में, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे दो बॉन्ड बन जाएंगे। इस वाले फ्लोरीन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसके ऊपर प्लस आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और इस वाले बोरॉन के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। और इस वजह से अगर हम ध्यान से देखें तो अभी ये बोरॉन का जो है ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड, और पहले से सिग्मा बॉन्ड तो था ही। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये वाला जो बॉन्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ये बॉन्ड तो पहले से बना ही था, अभी ये बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे बीबी, दैट इज बैक बॉन्डिंग। तो ये कौन से वाले बॉन्ड को जनरेट कर रहा है बच्चों, पाई बॉन्ड को जनरेट कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बैक बॉन्डिंग इस फ्लोरीन के साथ भी हो सकता था, इस फ्लोरीन के साथ भी हो सकता था। तो बेसिकली इसमें तो बहुत बार रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा हमको। यहाँ पे देखना ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हमारे पास समझो स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर था, स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर था, तो अभी क्या होगा, इसके अंदर हमको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे लोन पेयर 2, इस तरीके का देखिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। और क्या हो सकता था, यहाँ पे या तो ये स्ट्रक्चर या फिर दूसरा एक और स्ट्रक्चर इस तरीके का भी हो सकता था, इस तरीके से। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। अभी सब लोन पेयर मैं शो नहीं कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर आ सकता था, क्या आ सकता था उसमें, ये वाला जो फ्लोरीन है उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस एंड यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। सो दीज आर 1 2 3 आर द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको आप क्या बोलोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड किस तरीके से बनेगा बच्चों, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल। अगर हम बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन इस तरीके से होंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और अगर हम लोग इसमें देखें तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ बीएफ बॉन्ड लेंथ ऑफ बीएफ बॉन्ड होगा वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, एक्सपेक्टेड से कम होगा कि ज्यादा होगा। यस, इट इज गोइंग टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड, लेस देन एक्सपेक्टेड। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने थोड़ी सोचा था कि इसमें ऐसा कुछ होगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो हमने अपने एक्सपेक्ट किया इसका वैल्यू बेटा x, ठीक है ना, कितना वैल्यू अज्यूम किया, x पिकोमीटर अज्यूम किया। बट स्टूडेंट्स अगर हमने रियल में देखने जाए तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो कैन आई से बेटा यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। और डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, अगर दो एटम सेम है तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, दोनों एटम सेम होने चाहिए। फिर दूसरा डबल बॉन्ड उससे थोड़ा छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बीएफ बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो बैक बॉन्डिंग की वजह से याद रखना बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज ही होगा। दूसरी बात, ये तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ जो है, तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ जो है वो आइडेंटिकल होंगे। ऑल द थ्री बॉन्ड लेंथ्स, ऑल थ्री BF bond lengths are equal। ये तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट दे आर लेस देन एक्सपेक्टेड। मतलब अगर होना चाहिए था x तो उससे थोड़ा कम होगा, x माइनस समथिंग वैल्यू, बट डेफिनेटली उससे क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसमें डोनर एटम कौन है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे ये डोनर एटम हो गया, और यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला कौन है, बोरॉन है। तो दिस इज द एक्सेप्टर एटम। इसके पास में लोन पेयर होना चाहिए था जो कि है, और इसके पास में क्या होना चाहिए था, वेकेंट ऑर्बिटल, जो कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होता है। तो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग होता है, बट इससे कौन सा बॉन्ड बनता है,
पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड तो प्रेजेंट था ही, एक और बॉन्ड बन रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा, सिग्मा नहीं पाई ही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड शेल ऑफ एन एटम टू द अनफील्ड शेल ऑफ एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, इट इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। डोनर एटम या तो सेकेंड पीरियड का या हायर पीरियड का होगा, समटाइम्स इट इज हायर पीरियड, जनरली तो सेकेंड पीरियड का ही होगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन अगर होगा तो डेफिनेटली उसके पास तो कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कार्बन आयन होना चाहिए। एक्सेप्टर एटम जो होगा वो सेकेंड या थर्ड पीरियड का होगा। अगर फ्लोरीन एज अ डोनर एटम पढ़ा हमने, तो सबसे पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया कौन सा, BF3, व्हिच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाउ BF3 में एक सबसे पहला MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जो बॉन्ड लेंथ है वो लेस देन एक्सपेक्टेड है या मोर देन एक्सपेक्टेड है? लेस देन एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी मैं BF3 के ऊपर और थोड़े डिस्कशन करने वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आप पहले इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the next question. Compare BF bond length in BF3 and BF4 minus, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो स्टूडेंट्स BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, हमने प्रीवियस बोर्ड पे देखा था। BF4 माइनस की बात करें बच्चों, तो स्टूडेंट सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पे बोरॉन सेंटर में होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा नंबर 1, दिस इज फ्लोरीन 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल के अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बिकॉज इसका ऑक्टेट तो क्या है बच्चों, कंप्लीट है, और इसके पास में अभी कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि जो pz था वो भी गया sp3 की वजह से, नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो अगर इसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसके अंदर नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और अगर ये प्रॉपर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा तो इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। सो देयरफॉर बॉन्ड लेंथ BF बॉन्ड जो होगा BF3 में क्या होगा, कम होगा, और BF4 माइनस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। एकदम सिंपल, क्यों? क्योंकि BF3 में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि दोनों में से किसमें बैक बॉन्डिंग होगा, किसमें नहीं होगा, तो इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास में BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और Bi3 है, ठीक है, ये 4 कंपाउंड है, तो आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर एसिडिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इजीली गेन करेगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है लुइस, उनको लुइस एसिड बोलते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। लुइस एसिड ऑर्डर, लुइस एसिड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो अगर आपको इसका लुइस एसिड ऑर्डर पूछा है तो आप मुझे बताओ, एकदम सिंपल है, हम लोगों को क्या है बेटा, एकदम सिंपल है, बोरॉन जो है किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो अगर BF3 में बोरॉन जो है वो फ्लोरीन से जुड़ा है, तो बोरॉन फ्लोरीन तो बेटा उसका पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो बोरॉन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट होगा, और सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ही ज्यादा होगी। तो कहने से लुइस एसिड ऑर्डर, लुइस एसिड ऑर्डर, इसका क्या होना चाहिए बच्चों, BF3 should be greater than BCl3 should be greater than BBr3 should be greater than Bi3. This is what we call it as expected. ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा आना चाहिए, बट इसका आंसर कुछ अलग ही है बच्चों। BF3 less than BCl3 less than BBr3 less than, this is a very 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 important MCQ question. This is observed. सर ऐसा कैसे हो गया, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बच्चों, ध्यान से सुनना,
एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं BF3 में, BF3 की अगर बात करें तो बोरॉन का बेटा कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2p ऑर्बिटल होगा, और इसका भी कौन सा होगा, 2p ऑर्बिटल होगा। तो ये हो जाएगा 2p पाई 2p पाई, बराबर है। बैक बॉन्डिंग में कौन सा होगा, 2p पाई 2p पाई। अगर मैं बात करूं BCl3 की, सो बोरॉन का तो बेटा 2p पाई ही है, बट क्लोरीन का कौन सा हो जाएगा बेटा, 3p पाई। तो ये तो बेटा वीक हो गया कि स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें BBr3 की, BBr3 की, तो यहाँ पे तो 2p पाई होगा, ब्रोमीन का कौन सा होगा बेटा, 4p पाई होगा। और अगर हम बात करें Bi3 की, तो Bi3 की यहाँ पे 2p पाई और यहाँ पे 5p पाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5p पाई। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा। सो इसको वीक मत बोलना, वीकेस्ट बोलना। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरे पास में समझो यहाँ पे बोरॉन है, ध्यान देना जरा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके पास में ये 2pz ऑर्बिटल है, इसके पास में भी ये 2p ऑर्बिटल है, ये भी कौन सा है, 2p है। तो सेम साइज के हुए, तो सेम साइज के हुए तो बेटा ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर मैं बात करूं BCl3 की, तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये तो बेटा 2p ऑर्बिटल ही रहेगा, बट जो क्लोरीन के पास ऑर्बिटल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी। तो क्या इतने अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करूं BBr3 की, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये तो बेटा 2p है, बट ये वाला जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अभी। तो ये तो बेटा और ओवरलैपिंग होने के चांसेस बेटे बहुत ही क्या जाएंगे, कम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भले ही है बेटा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे ओवरलैप होंगे, सेम साइज के होंगे तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ लास्ट वाले की Bi3, तो यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन का तो ऑर्बिटल और बड़ा हो जाएगा बच्चों, और बड़ा ऑर्बिटल हो जाएगा। आप थोड़ा इसको और ड्रॉ करना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सी, सबके पास इलेक्ट्रॉन है, किस में ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी, किस में ओवरलैपिंग सबसे अच्छे से हो पाएगी। सो बेस्ट ओवरलैपिंग हो जाएगी बच्चों किसमें, बेस्ट ओवरलैपिंग, दैट इज बेस्ट बैक बॉन्डिंग। बेस्ट बैक बॉन्डिंग किसमें होगी बच्चों, BF3 में होगी, BF3 में सबसे बेस्ट होगी। और सबसे खराब किसमें हो जाएगी, सबसे वीक बैक बॉन्डिंग होगी किसमें, Bi3 में। ऐसा क्यों, क्योंकि बोरॉन का तो 2p ऑर्बिटल है बेचारे, और आयोडीन का तो बहुत ही बड़ा 5p ऑर्बिटल है बेटा। तो वो ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या, नहीं। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है, मेरा खुद का बच्चा समझो, तो बेटा अभी सिर्फ 4 से 5 साल का है। तो वो अगर यहाँ पे मेरे साथ में खड़ा रह के, मेरे जस्ट इमेजिन करो मेरे हाथ में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे हाथ में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, समझाने के लिए, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। अगर वो मेरे सामने खड़ा है और बोलते हैं पापा मुझे चॉकलेट्स दो, तो वो अगर मैं बोलूँ नहीं आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, तो वो अपना हाथ फैलाएगा, तो क्या इतना लंबे तो हाथ नहीं हो पाएंगे उसके, तो छोटा है, तो उसके हाथ ज्यादा इतने तक फैलाएंगे, राइट, मेरे हिसाब से देखेंगे तो यहाँ तक आएंगे। तो अगर मैं ऐसे खड़े के उसको चॉकलेट्स दे दूँ ऐसा हाथ में, तो उसके हाथ में बहुत सारे चॉकलेट्स आएंगे, राइट, बराबर है, क्योंकि उसके भी हाथ जितने मैंने अभी फैला के रखे उतने ही होंगे। तो कैन वी से दैट वो वाला केस कौन सा हो गया, मैंने अपने आप को किसके काम का करा है, फ्लोरीन के जैसा बिहेव किया मैंने, और वो बोरॉन का काम कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ खाली है, मेरे हाथ में चॉकलेट से। तो ऐसे रखे, अगर मैं क्लोरीन कर दूं, अपने आप को क्लोरीन अज्यूम कर लूं, तो कैन वी से दैट वो तो अभी भी बोरॉन ही है, उसके हाथ तो और चौड़े नहीं हो सकते, बट मैं तो अपने हाथ ऐसे और चौड़ा कर सकता हूँ। इन दैट केस बेटा उसके हाथ में थोड़ा मैंने अगर हाथ चौड़ा किया, तो वो उसके हाथ में पूरे सब चॉकलेट्स नहीं गिरेंगे, ठीक है ना, कुछ कुछ चॉकलेट्स नीचे से ही गिर जाएंगे ऐसे डायरेक्टली, बट उसके हाथ में पूरे चॉकलेट्स आने वाले नहीं है, ठीक है। अगर मैं ब्रोमीन बन जाऊं तो मैं थोड़ा और हाथ ऐसे करूंगा, तो जब मैंने ऐसे चॉकलेट्स गिराए तो उसके हाथ में कुछ चॉकलेट्स ही नहीं आया, तो बोले मुझे पापा चॉकलेट्स मिले ही नहीं। फिर अगर लास्ट में मैं आयोडीन बन जाऊं ऐसे, ठीक है, और फिर चॉकलेट्स गिराओ, तो उसके हाथ तो इधर तक ही पहुंचे हुए हैं, तो वो तो बेटा बोलेगा मुझे अभी तो मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो कहना है बेटा इन दोनों केसेस में तो डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग का खाली नाम हो रहा है बस, बैक बॉन्डिंग रियल में इतना इफेक्टिवली हो रही है क्या, नहीं। तो इन दोनों में तो बैक बॉन्डिंग बहुत ही इनइफेक्टिव है। इन दोनों में देखने जाए तो थोड़ा इफेक्टिव, बट इसमें तो सबसे ज्यादा, इन दोनों में क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, और ये वाला थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा इसमें हो रही है, तो इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। फिर तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नहीं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है,
ये बेटा बोलते हैं कि यार नाम का बैक बॉन्डिंग हुआ, मेरे में तो रियल में बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाला ऑर्बिटल इतना बड़ा है कि मेरे साथ में ओवरलैप ही नहीं हो सकते, मुझे तो वैसे इलेक्ट्रॉन मिले ही नहीं। तो जब आप डीप में जाके देखते हो, देखने से लगता है अरे फ्लोरीन है ना बहुत इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें बैक बॉन्डिंग भी हो रही है। इसमें तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन भी खींचता है और बैक बॉन्डिंग होती नहीं है। यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट तो हो रहा है एटलीस्ट, यहाँ पे इसका ऑक्टेट तो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा, बैक बॉन्डिंग भी बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव है। इस वजह से हम लोगों को लगता है कि BF3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, बट ऐसा नहीं, BI3 होता है, बिकॉज उसमें बैक बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर BF3 जो है इसका ऑक्टेट क्या होता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बराबर है। देन व्हाई इट फॉर्म्स, BF4 माइनस। तो BF4 माइनस क्यों बनाता है फिर वो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। तो BF4 माइनस बनाने की जरूरत है ना, उसको तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं BF3 की बात करूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग बना है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। बट अगर मैं बात करूं BF4 माइनस की, तो BF4 माइनस में समझो ये वाला फोर्थ वाला फ्लोरीन है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। ऑक्टेट तो यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, राइट। बट मुझे एक बात बताओ, कोई भी एटम ज्यादा करके कौन सा बॉन्ड बनाना चाहेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा हीट इवॉल्व होगा और पाई बॉन्ड में कम हीट इवॉल्व होता है, बिकॉज ये वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है। ये क्या है बेटा, स्ट्रांग है। इसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगा कि कम हीट इवॉल्व होगा, इसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, और जितना ज्यादा हीट इवॉल्व होगा उतनी सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। मोर इज द एनर्जी, लेस इज द स्टेबिलिटी। लेस इज द एनर्जी, इसके केस में एनर्जी लेस हो जाएगी क्योंकि हीट इवॉल्व कर दिया। आई रिपीट, हीट क्या कर दिया इसने, इवॉल्व करता है। तो इसकी लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और इसमें हीट जो होगी बेटा ज्यादा इवॉल्व होगी, हीट इज इवॉल्व। यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो ही रहा है, बट यहाँ पे कम हीट इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर हीट इज इवॉल्व, मोर हीट इज इवॉल्व, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। इस वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर इसके पास ऑप्शन आए कि फ्लोरीन ही आगे जाए इसके लाइफ में, तो वो फ्लोरीन के साथ ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोरीन एज द डैश एटम, डोनर एटम। इसके इतने सारे क्वेश्चन जो है जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिस इज फ्लोरीन एज द डोनर एटम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन एज द डोनर एटम। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the second one, oxygen as the donor atom. अभी सेकेंड वाले में हम लोग को डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन एटम है। सपोज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। कंपेयर बॉन्ड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन H2O, Cl2O एंड F2O। इन तीनों में अगर हम लोग को बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके अंदर बॉन्ड एंगल की, तो सेंट्रल एटम सेम है विद द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है। सेंट्रल एटम क्या है, सेम है विद द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। तो स्टूडेंट इसमें जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होना चाहिए, बॉन्ड एंगल ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, H2O greater than Cl2O greater than F2O। This is what expected, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट रियल में जो ऑर्डर आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, और वो ऑर्डर है Cl2O greater than H2O greater than F2O। दिस इज ऑब्जर्व्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीजन क्या है, इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है बच्चों, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। Cl2O में there is a presence of dash बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से बच्चों याद रखना, हमेशा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है,
ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर की तो बैक बॉन्डिंग कैसे, ये देखिए ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, यहाँ पे क्लोरीन है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो मुझे आता है इसका पिक्चर कैसे बन जाएगा बताइए, थोड़ा सा इसको छोटा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही है, ठीक है ना। फ्लोरीन में क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो अगर इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसका जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस वाला, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। ये का ये स्ट्रक्चर सेम इस तरीके से ना बन के इस तरीके का इस साइड में भी बन सकता था। क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन, राइट। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ सकता था, यहाँ पे क्या आता सकता था, माइनस चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर माइनस। अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे बेटा इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसके ऊपर अभी सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा। तो पहले क्या था, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा था, तो इस वजह से ये बॉन्ड एंगल हमको लग रहा था कम होगा, बट बैक बॉन्डिंग की वजह से अभी कितने लोन पेयर बचा, सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल के बढ़ने का रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे एक नोट याद रखना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग bond angle always increases, never decreases, ठीक है ना। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है। F2O में भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड एंगल वैल्यू था इट शुड बी H2O greater than Cl2 greater than F2O, बट जो ऑब्जर्व्ड आंसर आता है वो Cl2 greater than H2O greater than F2O आता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ BOH थ्राइस, सॉरी, बॉन्ड लेंथ of BO bond in BOH thrice and BOH4 माइनस, इसमें हमको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ ऑफ BO बॉन्ड, ठीक है ना। फर्स्ट अगर हम बात करें BO बॉन्ड की इन बोरिक एसिड, तो यहाँ पे BOH थ्राइस होगा इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो क्या इसके पास में लोन पेयर है, हाँ, और इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बच्चों एक बैक बॉन्डिंग हो सकता है। सो दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे OH, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस। तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, हाँ। सो दिस बॉन्ड गेट्स व्हाट कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बट अगर मैं बात करूं BOH4 माइनस की, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग है क्या, नहीं, नो बैक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। सो नो बैक बॉन्डिंग, सो इट विल बी प्योरली डैश बॉन्ड, प्योरली सिंगल बॉन्ड। और अगर ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ डैश बॉन्ड BO बॉन्ड जो होगा वो BOH थ्राइस में कम होगा एज कंपेयर टू BOH4 माइनस, एकदम सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन है, बट एक बार है कि कंसेप्ट अपना क्लियर होगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला इधर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। CH3 twice O, that is dimethyl ether, forms complex with BF3, but SiH3 twice O cannot form complex with BF3। ऐसा क्यों, BF3 के साथ में
ये तो कॉम्प्लेक्स बनाता है बट ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, ऐसा भी क्यों? इसका भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। अगर मैं बताऊं डाइमिथाइल ईथर की इस तरीके से, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे कार्बन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? सर नहीं, कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए, अभी पॉसिबल नहीं है। तो कैन वी से दैट BF3 जब अगर इसके लाइफ में आ गया तो कहना चाहिए बेटा यहाँ पे ये क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यस, यही कुछ है, कॉम्प्लेक्स मतलब वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसका आंसर देखने जाऊं तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3O CH3, एक लोन पेयर बच गया और यहाँ पे बन जाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया किसके साथ? BF3 के साथ। तो अगर आप इसको कोवैलेंट में कन्वर्ट करोगे तो प्लस माइनस आप लिख सकते हो, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। ये सेम जब हम बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, जब अगर हम बात करें SiH3 ट्वाइस, कार्बन की जगह पे कौन आ गया? अभी कार्बन के जस्ट नीचे पीरियोडिक टेबल में कौन आता है? सिलिकॉन आता है। ये देखो कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन, SiH3 ट्वाइस वो दिख गया है। इसके पास भी तो है ना, तो यहाँ पे भी तो BF3 के साथ में बॉन्ड बना सकता है ना ये, पर नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? यहाँ पे ये वाला जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, रादर ये क्या करता है, इसके साथ में ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ये पहले से अगर इधर इन्वॉल्व है तो बेटा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस कंपाउंड में SiH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे SiH3 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो कैन वी से दैट यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन, अभी ये वाला तो सर ये तो दे सकता है ना? नहीं बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 3 होता है ना, 4 तक नहीं जा सकता क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद भी उसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्लस आया है, तो ये भी तो बहुत बुरी बात है ना, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स ये बैक बॉन्डिंग की वजह से हुआ है, तो अगर ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, सो देयरफॉर कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ BF3 इजीली। इतना इजीली, जितना इजीली वो बना रहा है उतना इजीली ये बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सब एग्जांपल, जितने भी मैंने एग्जांपल दिया उस सब में कौन सा आइटम इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन आइटम एज द डोनर हम लोग ने यूज किया। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स जिसमें ऑक्सीजन इज द डोनर एटम एंड बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे एग्जांपल्स और हैं, ये सब एंट्रेंस में पूछे गए वो क्वेश्चंस भी है। सबसे पहला क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन SiH3 ट्वाइस O इज मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्टेड होगा उससे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये है इसका रियल स्ट्रक्चर SiH3, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें जनरली अगर हम लोग देखें इसकी जगह पे अगर वाटर होता तो बेटा हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता? 104.5 डिग्रीज होता, राइट? इतना तो हमको पता है। बट इसका जो अगर बॉन्ड एंगल, नो नीड टू रिमेंबर, आई विल टेल यू, 144 डिग्री, 44, जहां पे बेटा 104 आना चाहिए, सीधा 40 डिग्री का जंप, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कंसेप्ट, तो वो देखिएगा। यहाँ पे इसके पास में कौन सा ऑर्बिटल है? वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे इसके पास में डोनर एटम है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या करता है? ये बैक बॉन्डिंग में शिफ्ट करता है। तो अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा है क्या आएगा? H3, और यहाँ पे एक लोन पेयर, और इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल का जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है वो ड्रास्टिक चेंज है, रीजन इसका है बैक बॉन्डिंग। सो दिस ड्रास्टिक चेंज इज मोर देन एक्सपेक्टेड। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसका मेन रीजन है बच्चों बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन माइंड में आता है जनरली स्टूडेंट्स के, और बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है कि Cl2O, और प्रीवियस बोर्ड पे हमने पढ़ा था Cl2O, और इसमें भी तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बट इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, राइट। इसका जो बॉन्ड एंगल है नो डाउट वाटर से ज्यादा ही है, बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो उसका रीजन क्या है?
बट यहाँ पे इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट उसका रीजन है, देखो पहले क्वेश्चन, Cl2O एंड SiH3 twice both shows back bonding but still in this compound huge change in bond angle is observed. इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है, अगर हम बात करें SiH3 की इस तरीके से, सो इस सिलिकॉन के ऊपर नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूं Cl2O की, तो Cl2O में इस क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है बेटा, क्या है? 3 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है? 2 लोन पेयर है। सो नो डाउट बैक बॉन्डिंग तो होगा, पक्का होगा, नो इश्यूज, बैक बॉन्डिंग होगा, बट उसका जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगा वो कम होगा। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो भी तो बेटा बढ़ेगा कि कम होगा? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है क्या यहाँ पे? सर नहीं हो रहा है, क्योंकि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है। यहाँ पे बेटा इस एरिया में देखो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ पे भी इतने से एरिया में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो इतने से कम एरिया में अगर अपन देखने जाए तो 6, यहाँ पे 6, 12 प्लस 6, 12 प्लस 4, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ही ज्यादा है, तो इससे बैक बॉन्डिंग तो होगी, बट उसका जो एक्सटेंट होता है ना, किस हद तक बैक बॉन्डिंग हो रही है, वो बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ज्यादा चेंज नहीं देख रहे। नो डाउट बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता ही है, ठीक है ना, इसका लगभग 107 डिग्रीज आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा हम लोग उसको ज्यादा दिखा दे, किससे? इसके रेंज में दिखा दे। इतने 144, इसका तो इतने, इसके जितना तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B3O6 3- इज अ रिंग इज अरोमेटिक इन नेचर, व्हाई इट इज अरोमेटिक इन नेचर? तो इसका रीजन है, आप लोग को ये थोड़ा सा एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। ये देखिएगा, इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लो आप लोग, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज, ठीक है। तो B3 हो गया, B3 O कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। 3- क्योंकि 3- है, इट इज अरोमेटिक इन नेचर, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट सबको पता होगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर सब ऑक्सीजन के पास हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसका साथ में क्या बनाएगा? बैक बॉन्डिंग बनाएगा। तो अगर यहाँ पे बैक बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या आएगा? प्लस, और इसके ऊपर माइनस। वैसे बेटा यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा? बैक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे प्लस और इसके ऊपर माइनस, ठीक है ना। सॉरी, इसका इसके साथ बना देते हैं, ताकि ये वाला फिर हम लोग इसके साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, और ये वाला बैक बॉन्डिंग इसके साथ बनाएगा, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो स्टूडेंट्स, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग अरोमेटिक इन नेचर, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग अगर नहीं बनता तो इसके पास में पाई बॉन्ड नहीं होता, और ये फिर अरोमेटिक होता ही नहीं, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अरोमेटिसिटी सिखाया था, तो इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कंपाउंड साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है? साइक्लिक है। दिस इज प्लेनर इन नेचर, यस इट इज प्लेनर इन नेचर। तो इस वजह से बेटा यहाँ पे इसके अंदर कौन सा नेचर आ रहा है? अरोमेटिक नेचर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? अरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, CF3, जैसे CH3 होता है वैसे CF3 ट्वाइस Al CF3 ट्वाइस, द Al बॉन्ड एंगल इज 178 डिग्रीज। नाउ लुक हियर एवरीवन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है ऑक्सीजन और ये एल्यूमिनियम, यहाँ पे CF3 कितनी बार है? 2 बार है, क्लियर है। यहाँ पे भी CF3 कितनी बार है? 2 बार है। इस तरीके से आप मुझे बताइए, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो बेटा
देखने जाए तो 110 या 104, 101 से 110 मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। हमने देखा था इसका 107 था, इसका 144 था, बट ये तो 178 मतलब लगभग 180 हो गया, एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हो गया। ये तो बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन जैसा दिख रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि इसके पास में कौन सा ऑर्बिटल है? वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है। एंड ये वाले जो ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच लेते हैं, इस तरीके से पूरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे। तो अगर ये पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो बेटा दिस एल्यूमिनियम इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा कहीं ना कहीं से। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग शो करेगा। और इसमें जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग वेरी हाई इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये चार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच लिए बेटा, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। इसके लिए इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा AL जो बॉन्ड एंगल होगा, इट इंक्रीजेस टू 178 डिग्री, जो कि इससे भी ज्यादा है। इससे SiH3 ट्वाइस O से भी ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा खींचेंगे कि एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और इस वजह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है बैक बॉन्डिंग की तरफ जाएगा, और इस वजह से बॉन्ड एंगल जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट इन द फाइनल क्वेश्चन फॉर ऑक्सीजन एज द डोनर एटम, फिर नाइट्रोजन एज द डोनर एटम आएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा है, आपने समझ लिया होगा कि इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्यों नहीं खत्म किया, क्योंकि ये बहुत ही अलग टॉपिक हो जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे डिस्कस करने थे। SiOH R thrice वाला इज मोर एसिडिक देन CH3OH thrice है। एसिडिक के लिए बेटा अपने को सबसे पहले क्या करना है? ऑर्गेनिक में मैंने सिखाया है आपको, सबसे पहले एक काम करना है। ऑर्गेनिक में आप GOC में 3rd चैप्टर में सीखते हो, वहां पे अगर आपका GOC अभी तक 3rd चैप्टर आपने नहीं देखा है तो आगे आपको आएगा, डोंट वरी। कोई भी कंपाउंड को अगर आपको एसिडिक चेक करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका हाइड्रोजन रिमूव कर दो बच्चों। हाइड्रोजन क्या कर दो? रिमूव कर दो, हाइड्रोजन रिमूव कर दो। तो अगर मैंने इसको मान लिया है बेटा ये एसिड है, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। आई रिपीट द स्टेटमेंट, कॉन्जुगेट क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर इस कंपाउंड के बारे में, तो इसका भी अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, इसका भी मैं अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो यहाँ पे भी H आएगा। तो ये भी तो क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस ही है। तो बेटा हम लोग को ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? सबसे सिंपल है, अभी तक अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं हुआ अभी तक, या आपने अभी तक देखा नहीं है इस कोर्स में, तो आप लोग इतना समझ लीजिए, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, लिसन टू द स्टेटमेंट, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो बेटा रिएक्शन रिवर्स नहीं करेगा। आई रिपीट द स्टेटमेंट, अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, वो स्टेबल है, तो इसका मतलब वो H+ के साथ वापस जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद स्टेबल है। जुड़ेगा नहीं तो बेटा हमको वापस ये मिलने वाला नहीं है, मतलब हमको H+ फ्री मिल जाएंगे, क्योंकि अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो हमको ज्यादा H+ मिल रहा है, तो ज्यादा H+ मतलब मोर एसिडिक हो जाएगा। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बच्चों बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इस केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, यस, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इससे बेटा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एकदम सिंपल। तो इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी, और इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, दिस कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो याद रखना, इसमें रीजन क्या है इसका? बैक बॉन्डिंग। तो इन सब क्वेश्चंस का अगर आप देखोगे, जड़ तक जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो ऑप्शन में हमेशा हमको क्या टिक करना है? द रीजन इज बैक बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स फ्लोरीन एज द डोनर एटम पढ़ लिया, ऑक्सीजन एज द डोनर एटम पढ़ लिया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन एज द डोनर एटम। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Okay students, so let's move to the next one. Third one is nitrogen as the donor atom. If we take nitrogen as the donor atom, let us discuss the first question. Question number 1. Compare bond angle in NH3, NCl3 एंड NF3. इन तीनों में हमको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है. ठीक है, चलिए. तो स्टूडेंट्स अगर हम देखने जाए तो सेंट्रल एटम सेम है विद द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डैश बॉन्ड एंगल. एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? NH3 ग्रेटर देन NCl3 ग्रेटर देन NF3, यही होना चाहिए. बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसका जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, देन इट इज NCl3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन NF3. इसका रीजन क्या है? तो रीजन इज बैक बॉन्डिंग इन NCl3. बाकी किसी में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, बट NCl3 में बैक बॉन्डिंग होगा. सर कैसे, जरा बताओ. अगर हम बात करें नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर होता है इस तरीके से, क्लोरीन है तो इट इज अ पिरामिडल शेप. तो यहाँ पे 3 लोन पेयर है. ठीक है. अभी इसके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल है, वेकेंट डैश ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, और इसके पास में लोन पेयर है. तो अगर इसके पास में लोन पेयर है और इसके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल है तो इस तरीके से ये बैक बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग से एंगल हमेशा क्या होता है? बढ़ता है. तो अगर बैक बॉन्डिंग से एंगल बढ़ेगा, इस कंपाउंड का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? NCl3 डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर. ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस हो जाएगा. सो जो बॉन्ड एंगल का वैल्यू होगा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. सो इस वजह से NCl3 इन दोनों में कोई बैक बॉन्डिंग होती नहीं है. और इसमें अगर आप लोग एक नोट लिखना चाहो तो नोट भी लिख सकते हो. आपको एंट्रेंस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है. दी एक्सपेक्टेड, rather we can write this way, the observed NCl bond length in NCl3 is it going to be less than expected या more than expected? Yes, it is less than what expected due to dash, due to back bonding. बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? पार्शियल डैश कैरेक्टर, पार्शियल डीबी कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो एक एक चीज बेटा इतने डिटेल में बता रहा हूं मैं ताकि आपको कोई डाउट आए नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 थ्राइस. बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जेई का क्वेश्चन है. CH3 थ्राइस एंड दिस कंपाउंड इज पिरामिडल इन शेप. ये कंपाउंड जो है वो पिरामिडल है, जबकि ये वाला जो कंपाउंड मैं अभी लिख रहा हूँ जिसमें कार्बन के जस्ट नीचे नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है, दिस कंपाउंड इज प्लेनार. दिस कंपाउंड इज प्लेनार. तो स्टूडेंट्स अभी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चों ये कि अगर मेरे पास में ट्राइमिथिल अमाइन है, ये ट्राइमिथाइल अमाइन है, बराबर है. इस कंपाउंड में कोई बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं. सो नाइट्रोजन एटम इज sp3 hybridized, बराबर है, एंड इट विल हैव डैश पिरामिडल ज्योमेट्री और पिरामिडल शेप. ठीक है ना. अगर मैं बात करूं इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, बराबर है. ठीक है. बट अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में, SiH3, यहाँ पे भी SiH3, यहाँ पे लोन पेयर है. यस. तो कैन वी से दैट इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होता है और इसके पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है. तो इस कंपाउंड की अगर बात करें, इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पहले कौन सा हाइब्रिडाइज था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. बट यहाँ पे
जब इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, जब इसमें बैक बॉन्डिंग होगी तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अभी ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, और sp2 होते ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज प्लेनर इन शेप। ठीक है, तो कैन वी से दैट, एक नोट और आ गया, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग hybridization of central atom may change। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या था, पहले sp3 था, अभी क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक होगा ये, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है वो एज इट इज यहीं पे पड़ा हुआ है, जबकि ये वाला लोन पेयर जो है बैक बॉन्डिंग में जा रहा है। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछ लूं मैं कि आउट ऑफ CH3 thrice N and SiH3 thrice N, which is more basic and why? Which is more basic and why? तो क्वेश्चन आएगा बच्चों, आंसर इसका क्या आएगा, अभी इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं एक्सप्लेन। तो इसका रीजन आएगा CH3 thrice N is more basic। इसका रीजन क्या है, बिकॉज नो बैक बॉन्डिंग, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और इस वजह से लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, और जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, CH3 NCS is bent and SiH3 NCS is linear, it is linear in shape। रीजन पूछा है, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट एकदम सिंपल है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए इसका, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S हो जाएगा। तो कैन वी से दैट दिस नाइट्रोजन एटम इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, sp2, और sp2 में एक लोन पेयर आ गया तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू BS-CPR बेंट हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं SiH3 की, इस कंपाउंड के बारे में ध्यान से देखो, ये वाला इस तरीके का है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये बराबर है, ये भी क्या है, अभी फिलहाल तो sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड है, बट स्टूडेंट्स इसमें कोई बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या, नो बैक बॉन्डिंग, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। बट अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे बेटा इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बिकॉज थर्ड पीरियड का है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, SiH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, इस सिलिकॉन के ऊपर माइनस हो जाएगा। तो कैन वी से दैट अभी ये क्या है बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अगर आपको पूछ ले कि बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा किस में कम, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, इसको बेटा मैं मान लूं A और इसको मान लूं B, तो A इज लेस देन B, ये भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन एज द डैश डोनर एटम। एक आध क्वेश्चन और बाकी रहेगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन एज द डोनर एटम। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। CH3NCO is bent and SiH3NCO is linear। इसका भी रीजन आप लोग आराम से डिस्कस कर सकते हो। आप लोग बेटा अगर सोचेंगे तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे N हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लोन पेयर है, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है? ठीक है, नहीं। सो पहली बात तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक लोन पेयर होने की वजह से बेंट हो जाएगा, एंड इसमें नो बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, नो बैक बॉन्डिंग।
इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में, तो ये SiH3N, इसके पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। पहले ये sp2 हाइब्रिडाइज था, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो अगर ये वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है अभी sp हाइब्रिडाइज हो गया और ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। क्लियर है? और भी क्या है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है। सो इसमें रीजन क्या है, बेसिकली बैक बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द एंड ऑफ नाइट्रोजन एज द डोनर एटम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कार्बन एज द डोनर एटम। अगर कार्बन इसमें डोनर एटम का काम कर रहा है तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। CHCl3 is more acidic than CHF3। ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि CHF3 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। सेम क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक में भी डिस्कस किया हुआ है, ऑर्गेनिक में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसिडिक की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H लूज करवा देंगे उससे। तो CCl3 माइनस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, कंपाउंड एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में तो ये CF3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, H प्लस हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 3। यहाँ पे बच्चों क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। इस कंपाउंड की बात करें तो CF3 में फ्लोरीन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो लेस स्टेबल कंपेयर टू किसके, CCl3 माइनस। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, एंड मोर इज द स्टेबिलिटी, लेस इज द एनर्जी। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है मतलब दिस इज गोइंग टू बी डैश मोर एसिडिक। याद रखना, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन के फॉर्म में, सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, दे आर आल्सो एक्टिंग एज अ डोनर एटम। जो हम लोग ने फ्लोरीन के साथ में डिस्कस किया था, BF3 के साथ में BBr3, BCl3 एंड BI3। बट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इनके ऊपर इतने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बिकॉज ये वाला बैक बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये लास्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ CH2 radical, CCl2 radical and CF2 radical, ऐसा पूछा है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे बच्चों कार्बन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग। इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, कैसे होगी सर बताओ जरा सर। यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है इस तरीके से, यहाँ पे बच्चों कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट किसका है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है ना। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इस तरीके से होगी, इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, ये लोन पेयर, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग इस क्लोरीन से भी हो सकता था, इससे भी हो सकता था। ये जो बैक बॉन्डिंग बना है ये कैसे बना है, ये बैक बॉन्डिंग जो बना है वो किससे बना है, इसका तो 2p ऑर्बिटल था और उसका क्लोरीन का 3p था, सो 3p पाई एंड ये 2p पाई, करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, फ्लोरीन है
और यहाँ पे भी फ्लोरीन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पे प्लस और इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। तो इसमें भी तो बैक बॉन्डिंग हो रही है। हाँ, तो बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो बैक बॉन्डिंग कौन से टाइप की है? इसमें 2p पाई कार्बन का और इसका भी 2p ही है, सो 2p पाई। सो मुझे था दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है बैक बॉन्डिंग? ऑब्वियसली दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मतलब मोर स्टेबल। तो इसमें अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज CH2 सबसे कम, उससे ज्यादा स्टेबल CCl2 और उससे ज्यादा स्टेबल CF2। ठीक है, सो ये हो गया आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसमें अगर आप देख सकते हो तो क्लोरीन इज आल्सो इज अ डोनर एटम। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के डोनर एटम के एग्जांपल्स बहुत ही कम है। एक तो मैंने BF3, BBr3, BCl3 एंड BI3 वाला डिस्कस किया था और एक लेक्चर एग्जांपल ये डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स मेन जो है एक तो फ्लोरीन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टाइम जो हमारा गया वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर ही गया। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एंड द एंड ऑफ बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट हमने एकदम डिटेल में पढ़ा। 4 पॉइंट्स तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। आज के लेक्चर को देखने के बाद समझ गए होंगे कि राम सर ने 5th पॉइंट इतना अलग से क्यों लेक्चर लिया। नहीं तो हम लोग जनरली पूरा टॉपिक कवर करते हैं, बट बैक बॉन्डिंग अलग से भी बहुत सारे टीचर सिखाते हैं, बट मैं इसको बॉन्ड एंगल के अंदर ही इन्वॉल्व करके बताता हूँ सो दैट आपके दोनों के दोनों कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग को नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है, एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज करना है। इस लेक्चर के एंड में आपको थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। क्लास वर्क ही होगा, होमवर्क नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे। तो क्लास वर्क के क्वेश्चन होंगे, आप उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में उनको मैं डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एंड बैक बॉन्डिंग फ्रॉम माय साइड। दिस इज द बेस्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम माय साइड, बिकॉज बैक बॉन्डिंग जनरली मैंने देखा है टीचर्स इतना डिटेल में नहीं सिखाते हैं और अलग अलग केस बना के तो बताते ही नहीं है। जैसे मैंने फ्लोरीन एज द डोनर एटम, नाइट्रोजन एज द डोनर एटम, ऑक्सीजन एज द डोनर एटम, हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करा के इसको खत्म कर दिया जाता है। बट मैंने डिटेल में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का पूरा एक लेक्चर लेके बैक बॉन्डिंग ही डिटेल में समझाया। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।